So we will start with a very interesting topic today, that is stress strain curve. Stress तो और एक नाम है, इसको हम बोलते हैं बिहेवियर ऑफ मेटल वायर, बिहेवियर ऑफ वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड, अंडर इंक्रीजिंग लोड. तो थियोरेटिकल टॉपिक इज रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप आज आपको समझ में आएगा कि जब आप एक मेटल वायर पे लोड बढ़ाते जाते हो, मतलब वेट, एज यू गो ऑन इंक्रीजिंग वेट, मेटल वायर पे जैसे ही वेट बढ़ाते जाओगे तो सडनली वायर ब्रेक नहीं होता है. देयर आर इंटरमीडिएट स्टेजेस इन बिटवीन. लोड बढ़ाते गए एंड सडनली वायर ब्रेक, सडनली इट डज नॉट ब्रेक. देयर आर सम स्टेप्स इन बिटवीन. व्हाट वी डू इज, यहाँ पे जो स्ट्रेस कर्व आपको देख, बिहेवियर ऑफ मेटल वायर ऑफ अ मेथड कॉल्ड एज सर्ल्स मेथड. तो जो मेथड है उसको हम बोलते हैं सर्ल्स मेथड. तो द मेथड कॉल्ड एज सर्ल्स मेथड. हमको स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ स्टडी करना है एंड द मेथड इज कॉल्ड एज सर्ल्स मेथड. तो ये सर्ल्स मेथड क्या होता है, विल सी. तो बेसिकली सर्ल्स मेथड में होता क्या है, हम लोग एक वायर लेंगे, वी विल टेक अ वायर एंड एक वायर ले लेते हैं. वायर का एक एंड जो है वो रिजिड सपोर्ट पे है और जो दूसरा एंड है वो फ्री है. सो यू हैव अ वायर विच इज सस्पेंडेड फ्रॉम रिजिड सपोर्ट एंड यू हैव वन एंड ऑफ द वायर फ्री. अब हम करते क्या है, व्हाट वी डू इन दिस केसेस, हम इस वायर पे लोड लगाते जाते हैं. लोड लगाना मतलब वेट लगाना इन स्टेप्स ऑफ हाफ के जी. मतलब पहले हाफ के जी लोड लगाया, फिर और हाफ के जी लोड लगाया, फिर और हाफ के जी लोड लगाया. तो व्हाट वी डू इज वी गो ऑन इंक्रीजिंग द लोड ऑन दिस वायर बाय हाफ के जी अंटिल द वायर ब्रेक्स. जब तक ये वायर ब्रेक नहीं होता तब तक हम हाफ के जी का लोड लगाते जाएंगे. लोड लगाना मतलब फोर्स लगाना, फोर्स लगाना मतलब स्ट्रेस अप्लाई करना. तो एज यू रिमेंबर, आपको याद होगा स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया. तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हाफ के जी से इस वायर पे लोड लगाते जाते हैं. पहले हाफ, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, सो ऑन सो फोर्थ, जब तक वायर टूटता नहीं है तब तक. अब हर बार जब आप लोड बढ़ाओगे, लोड मतलब फोर्स, और आपको पता है फोर्स अपॉन एरिया मतलब स्ट्रेस, तो हर बार जब आप लोड लगाओगे तो आप स्ट्रेस, जो भी स्ट्रेस होगा वो नोट डाउन कर दोगे. और also what you do is you also measure what is the increase in length. हर बार जब आपने लोड बढ़ाया तो आप क्या करोगे, आप लेंथ कितना चेंज हुआ वो मेजर करोगे, मतलब स्ट्रेन मेजर करोगे, क्योंकि चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ इज स्ट्रेन. तो ईच टाइम यू इंक्रीज, जैसे ही आपने लोड इंक्रीज किया मतलब स्ट्रेस इंक्रीज किया, लेंथ बढ़ेगा. एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर मान लो 10 मीटर है, मैंने हाफ के जी लोड लगा लिया तो 10.5 हो गया. मैंने 1 के जी लोड लगा दिया तो 1 मीटर हो गया. मैंने 1.5 के जी का लोड कर दिया तो 1.5 मीटर लेंथ बढ़ गया, 11.5 हो गया, सो ऑन सो फोर्थ. तो मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम दो सेम वायर को, क्योंकि मेजर कैसे करेंगे, मेजर तो करना पड़ेगा ना लेंथ कितना बड़ा. तो व्हाट यू कैन डू इज, आप दो सेम वायर को साइड बाय साइड लगाते हो. टू सेम वायर मतलब लेंथ सेम है, मटेरियल भी सेम है. और जो एक वायर है उस एक वायर पे आप एक स्केल फिक्स कर देते हो. इस पे आपने एक स्केल फिक्स कर दी, तो यू हैव फिक्स्ड अप अ स्केल ऑन दिस, इस पे एक स्केल लगा दिया. और जो बाजू का वायर है, नेबरिंग वायर है, अब ये स्केल है यहाँ पे, रिमेंबर दिस इज अ स्केल. जो नेबरिंग वायर है, नेबरिंग वायर पे आप लोड बढ़ाओगे बाय 0.5 kg. हर बार हाफ के जी से आप लोड बढ़ाओगे. तो पहला वायर क्यों लिया हमने,
पहला वायर हमने सिर्फ इसके लिए लिया क्योंकि हमको कंपेयर करना है क्या लेंथ कितने से बड़ा। मैंने इसलिए पहले ही बता दिया कि दोनों वायर का इनिशियल लेंथ क्या है, सेम है, एल और एल। फिर मैं क्या करूंगा, मैं वायर नंबर 1 को कुछ नहीं करूंगा, फिर मैं वायर नंबर 2 पे लोड बढ़ाते जाऊंगा, 0.5 केजी से बढ़ाते जाऊंगा मैं लोड। जैसे ही आप लोड बढ़ाओगे 0.5 केजी से, तो लेंथ ऑफ द वायर विल इंक्रीज। ये कितना इंक्रीज हुआ ये मेजर करना है, इसके लिए यहाँ पे स्केल चाहिए। वायर नंबर 1 ये सिर्फ रेफरेंस वायर है, इस पे हम कोई लोड बढ़ा नहीं रहे। हाँ, पहली बार हमने लोड लगाया है, क्यों लगाया है, क्योंकि वायर को स्ट्रेच करना था इसके लिए, दैट्स इट। ओके, नहीं तो लूज रह जाएगा ना। अगर आप वायर पे लोड नहीं लगाओगे तो क्या होता है, वायर वायर लूज हो जाता है, तो हमको लूज नहीं रखना है वायर को। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। तो अगेन आई एम सेइंग वायर नंबर 1 इज जस्ट रेफरेंस वायर, इस पे सिर्फ स्केल लगा के रखा है। क्यों, क्योंकि जो दूसरा वायर है उस पे हम लोड बढ़ाने वाले हैं, हम लोड बढ़ाते जाएंगे, वी विल इंक्रीज द लोड। और हमको देखना है कि लोड इंक्रीज करने की वजह से लेंथ कितना इंक्रीज हुआ। So that is why you have wire number 1 reference wire, and each time you increase the load, you measure stress and you measure strain। और फिर आप एक ग्राफ प्लॉट करते हो। तो पहले हम ग्राफ देख लेंगे कि ग्राफ दिखता कैसे है, फिर हम ग्राफ का हर एक पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। तो आइडिया इज दिस, आइडिया बहुत सिंपल है। एक वायर है, उसका इनिशियल लेंथ एल है, उस पे हम हाफ केजी से वेट बढ़ाने वाले हैं, लोड बढ़ाने वाले हैं, हाफ केजी, फिर 1 केजी, फिर 1.5 केजी, फिर 2 केजी, फिर 2.5 केजी। हर बार हम लोड बढ़ा रहे हैं मतलब स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, तो लेंथ बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो स्ट्रेन चेंज हो रहा है। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल नोट डाउन दिस रीडिंग्स एंड देन प्लॉट अ ग्राफ। तो हमको ग्राफ ऐसा दिखता है, यू हैव इनिशियली अ स्ट्रेट लाइन, पहले आपको स्ट्रेट लाइन मिला, उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन कब तक मिला, तो ये स्ट्रेट लाइन मिला आपको ई पॉइंट तक। और यू ऑलरेडी नो ई पॉइंट को हमने बोला था इलास्टिक लिमिट, हम बाद में देखने वाले हैं वापस। ओके, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ई पॉइंट के बाद ये कर्व होना चालू होता है। कब तक कर्व होता है, ई डैश पॉइंट तक, ई डैश पॉइंट तक। ये ई डैश क्या है मैं बताऊंगा बाद में, आई विल टेल यू, वी विल डिस्कस होल ग्राफ इन डिटेल। हम डिटेल में डिस्कस करने ही वाले हैं इसको, तो डोंट वरी। और मैंने ये लाइन पैरेलल ड्रॉ कर ली, इसको बोलता हूं एस। ये एस क्या है ये भी मैं बताऊंगा आपको। देन ओके, एक काम करते हैं, इसको डॉटेड लाइन दिखाता हूं मैं, बिकॉज इसका कुछ मतलब है, आई विल टेल यू लेटर ऑन। दिस इज सम डॉटेड लाइन। ओके गुड। देन अब इसके आगे द ग्राफ विल लुक लाइक, इसका आगे क्या होता है, इसके आगे ग्राफ बेसिकली गोज समथिंग लाइक दिस। फिर एक नया पॉइंट आता है जिसको आप यील्ड पॉइंट बोलते हो, यील्ड पॉइंट, y सफिक्स p। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कर्व वापस से ऊपर की तरफ जाता है। देन यू हैव अनदर पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड एज नेक पॉइंट, नेक पॉइंट n। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वापस यू विल हैव समथिंग लाइक दिस, और एक पॉइंट आएगा जिसपे वायर विल फाइनली ब्रेक। तो ये आ गया बी। तो एज आई टोल्ड यू, फिलहाल सिर्फ समझ लो हम ग्राफ का डिटेल्स देखने वाले हैं। तो आप कर क्या रहे हो, आप हाफ केजी से लोड बढ़ा रहे हो, मतलब आप स्ट्रेस इक्वल अमाउंट से चेंज कर रहे हो और स्ट्रेन मेजर कर रहे हो। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। तो अब हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, तो वी विल सी व्हाट आर दिस पॉइंट्स। तो ये जो पहला पॉइंट है ई, इसको आप बोलते हो इलास्टिक लिमिट। मैंने आपको बताया था इलास्टिक लिमिट क्या होता है, रिमेंबर द पॉइंट अप टू विच stress is directly proportional to strain। Okay, the point up to which stress strain graph is a straight line is called as elastic limit। मतलब मैंने जितना अमाउंट से स्ट्रेस बढ़ाया उतने ही अमाउंट से, मतलब प्रोपोर्शनली उतने ही प्रोपोर्शन से स्ट्रेन बढ़ा। एग्जांपल भी दिया था मैंने आपको, मैंने बताया था 10 मीटर का वायर है, 0.5 किलोग्राम का लोड लगाओ तो लेंथ 10.5 हो गया, मतलब इंक्रीज इन लेंथ 0.5 है। देन आई टोल्ड यू, अब आपने उसी वायर पे 1 किलोग्राम का लोड लगा दिया तो अब वायर का लेंथ हो गया 11 मीटर, मतलब इंक्रीज इन लेंथ इज 1 मीटर। फिर आपने 1.5 किलोग्राम का लोड लगा दिया तो न्यू लेंथ वायर हो गया 11.5 मीटर, मतलब चेंज इन लेंथ इज 1.5 मीटर।
तो जितना स्ट्रेस लगाओगे उतना स्ट्रेन मिलेगा, मतलब अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज व्हाट यू गेट. ओके, देन E dash, A dash is न्यू इलास्टिक लिमिट. ये न्यू इलास्टिक लिमिट क्या है ये समझेगा आपको. हम वन बाय वन करके we will also see what is happening. हम लिखते भी जाएंगे, तो डोंट वरी, it is न्यू इलास्टिक लिमिट. OS, ये O से S तक का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हो परमानेंट सेट और परमानेंट डिफॉर्मेशन. Permanent deformation, we will see what is this in detail again. Then what you have yp को आप बोलते हो yield point. Y suffix p is called as yield point. Okay, then what you have is n is called as neck point. N is called as neck point and B is called as breaking point या फिर break point. तो ये जो ग्राफ है इसमें जितने भी पॉइंट्स आए उनका नाम हमने पहले लिख लिया. तो E is elastic limit, E dash is new elastic limit, YP is yield point, N is neck point, B is breaking point या फिर break point. Okay, then अब हम डिटेल में समझ लेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग. तो अब इमेजिन साइड बाय साइड ये वायर भी लेते चलो. तो यू विल नीड दिस वायर, तो यू टेक दिस वायर आल्सो. गुड, तो ये वायर है हमारे पास. नाउ व्हाट हैपेंस इज हम स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ भी प्लॉट करते जाएंगे. एंड ऑफ कोर्स डोंट वरी अबाउट नोट्स आपको मिल जाएंगे. तो जस्ट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग. सी व्हाट इज हैपनिंग. इमेजिन मैं यहाँ पे लोड बढ़ाते गया. फॉर एग्जाम्पल ओरिजिनल लेंथ था 10 मीटर. मैं लिख देता हूं ओरिजिनल लेंथ L, ओरिजिनल लेंथ L इज 10 मीटर. ओके, एंड हमने लोड कितना लगाया वो देख लेंगे और चेंज इन लेंथ कितना है वो देखेंगे. तो लोड मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स और चेंज इन लेंथ. ओरिजिनल लेंथ कितना है 10 मीटर. इमेजिन, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल बता रहा हूं, दैट्स इट. इमेजिन मैंने लोड लगा दिया 0.5 किलोग्राम का और लेंथ चेंज हो गया 0.5 मीटर से. देन हमने लोड लगा दिया 1 किलोग्राम और लेंथ चेंज हो गया 1 मीटर से. फिर हमने लोड लगा दिया 1.5 किलोग्राम, लेंथ चेंज हो गया 1.5 मीटर से. मतलब यहाँ पे जितना फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगाना मतलब स्ट्रेस लगाना, उतना ही स्ट्रेन चेंज हो रहा है, मतलब उतना ही लेंथ चेंज हो रहा है. तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. और होगा क्या, आपने 1 kg का लोड लगाया था या 0.5 लगाया था या 1.5 लगाया था. आप जैसे ही लोड को रिमूव कर देते हो, लोड को रिमूव करना मतलब एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करना. तो जैसे ही आपने एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दिया तो वायर विल गो बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, मतलब लेंथ विल अगेन बिकम 10 मीटर, राइट. तो ये है इलास्टिक लिमिट के अंदर. और आपको याद होगा इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन. तो ऐसा कब तक होता रहेगा, ऐसा तब तक होगा जब तक इलास्टिक लिमिट है. तो यू शुड नो इलास्टिक लिमिट तक क्या होता है. इलास्टिक लिमिट तक ये होता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. जितना स्ट्रेस हम लगा रहे हैं स्ट्रेन प्रोपोर्शनली चेंज हो रहा है, राइट. तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. और मैंने आपको ये भी बताया था, मान लो अब ऐसा पॉइंट आया जब मैंने 1.5 की जगह पे 2 kg का लोड लगाया, लेकिन चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली 3 मीटर. हो सकता है चेंज इन लेंथ इज 3 मीटर. तो अब ये क्या हो गया यहाँ पे, इफ यू सी लोड मतलब स्ट्रेस तो हमने सेम अमाउंट से चेंज किया. हर बार हम 0.5 kg से लोड बढ़ा रहे हैं, लेकिन स्ट्रेन कुछ ज्यादा ही चेंज हो गया, है ना. तो ये कब हुआ, ई पॉइंट के बाद, इलास्टिक लिमिट के बाद. तो इलास्टिक लिमिट के बाद
what is happening for a small change in stress, there is a huge change in or big change in strain. तो stress इसके लिए मैथ्स पता होना चाहिए, इसके लिए मैथ्स पता होना चाहिए. मैं आपको मार्किंग करके बता देता हूं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. यहाँ पे लाइंस है कुछ, ईच लाइन करस्पॉन्ड्स टू चेंज इन स्ट्रेस या फिर चेंज इन वेट बाय 0.5 kg. 0.5 kg से वेट बढ़ाओगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा. तो यहाँ पे जो लाइंस मैंने दिखाई है, दिस लाइंस करस्पॉन्ड्स टू इक्वल चेंज इन स्ट्रेस. ई पॉइंट तक क्या हो रहा है? ई पॉइंट तक ये हो रहा है जितना आपने स्ट्रेस चेंज किया उतना ही स्ट्रेन बढ़ा. बट ई पॉइंट के बाद इवन दो आपने स्ट्रेस सेम अमाउंट से चेंज किया लेकिन स्ट्रेन कुछ ज्यादा ही हो गया. एग्जाम्पल 0.5 kg ने 0.5 मीटर लेंथ बढ़ा दिया, 1 kg ने 1 मीटर बढ़ाया, 1.5 kg ने 1.5 बढ़ाया, 2 kg के लोड ने कितना बढ़ाना चाहिए था? 2, लेकिन कितना हो गया? 3. तो इलास्टिक लिमिट के बाहर गया मटेरियल. सो मटेरियल वायर इज नाउ आउटसाइड द इलास्टिक लिमिट. तो फॉर अ स्मॉल चेंज इन स्ट्रेस देयर इज अ बिग चेंज इन स्ट्रेन. तो होता क्या है, ये जो कर्व है, मतलब ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है, इसको कर्व बोलते हैं. तो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ जो है, इट स्टार्ट्स बेंडिंग टुवर्ड्स स्ट्रेन एक्सिस. ये स्ट्रेन एक्सिस की तरफ बेंड होने लगता है. स्ट्रेन एक्सिस की तरफ बेंड होने का मतलब ये स्ट्रेस में थोड़ा चेंज लेकिन स्ट्रेन में ज्यादा चेंज. उल्टा होता मतलब अगर ये अगर स्ट्रेस एक्सिस की तरफ बेंड होता, तो स्ट्रेस एक्सिस की तरफ बेंड होने का मतलब ये होता है स्ट्रेस में बहुत ज्यादा चेंज लेकिन स्ट्रेन में चेंज नहीं हुआ. तो याद रखना, मैथमेटिक्स, if the curve is bending towards x axis, इसका मतलब ये कि for a small change in y there is a big change in x. यहाँ पे y पे कौन है? स्ट्रेस. x पे कौन है? स्ट्रेन. so for a small change in stress there is a big change in strain. मतलब मटेरियल जो है वो इलास्टिक लिमिट के बाहर चले गया है. अब गुड. अब ऐसा कब तक होगा? जब तक एक नया पॉइंट नहीं आता ई डैश. ओके, इसका मतलब ये कि अब आपने लोड निकाल भी लिया, 2 किलोग्राम का लोड आपने निकाल लिया, लेकिन वायर अब वापस से ओरिजिनल लेंथ रिगेन नहीं कर सकता, क्योंकि जितना स्ट्रेस आपने अप्लाई किया था वो इलास्टिक लिमिट से ज्यादा था. तो अब वायर जो है उसका लेंथ परमानेंटली चेंज हो गया. हो सकता है 10.5 हो गया हो सकता है 11 मीटर हो गया हो. ओके फाइन, राइट. तो वट एवर इट इज, बट वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वंस यू क्रॉस इलास्टिक लिमिट, the length of the wire cannot be taken back to the original length. अब वायर परमानेंटली इलोंगेट हो गया. 10 मीटर का 10.5 हो गया या 11 हो गया. लेट अस टेक इट 11. ओके, देन और फिर मैंने इसको न्यू इलास्टिक लिमिट क्यों बोला है? मैंने इसको न्यू इलास्टिक लिमिट इसके लिए बोला क्योंकि अब क्या होगा, अब अगर आप वापस से लोड लगा दोगे वायर पे, अब नया लेंथ कितना है? 11 मीटर. आपने 0.5 किलोग्राम का लोड लगा दिया, फिर वायर का लेंथ चेंज होगा. लेट अस से 0.5 मीटर से हाफ किलो का लोड हाफ मीटर का लेंथ चेंज करता है. एग्जाम्पल, फिर मैंने 1 किलो का लोड लगाया, फिर 1 मीटर से चेंज हो गया. मतलब अब क्या होगा, अब वापस से सेम थिंग, ये टेबल रिपीट होगा. मतलब इक्वल चेंज इन स्ट्रेस इज प्रोड्यूसिंग इक्वल चेंज इन स्ट्रेन. ओके, प्रोपोर्शनल चेंज इन स्ट्रेन. इसका मतलब इवन दो वायर का लेंथ परमानेंटली बढ़ गया है, परमानेंटली इंक्रीज हो गया है, लेकिन वायर ने अपना इलास्टिक प्रॉपर्टी छोड़ा नहीं. इसका मतलब मैं अगर लोड निकाल लेता हूं, मैं 1 किलो का लोड लगाया था मैंने, 11 मीटर की जगह पर लेंथ हो गया था 12 मीटर, मैंने लोड निकाल लिया, मैंने लोड रिमूव कर दिया कंप्लीटली, तो वायर विल अगेन गो बैक टू 11 मीटर. ओके, तो वायर इज बिहेविंग कि जैसे उसका शुरू से ही 11 मीटर का लेंथ था. दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. तो वायर
परमानेंटली इलोंगेट तो हो गया, लेकिन वायर इज स्टिल रिटेनिंग इट्स इलास्टिक प्रॉपर्टी, इलास्टिसिटी अभी भी है उसके अंदर। तो ये जो परमानेंट डिफॉर्मेशन हुआ है, अब डिफॉर्मेशन होने से पहले, ई से पहले, मतलब आपने इलास्टिक लिमिट को क्रॉस नहीं किया था, उससे पहले नेचर क्या था, स्ट्रेट लाइन ओई। अब इलास्टिक लिमिट क्रॉस करने के बाद आपको नया इलास्टिक लिमिट मिल गया ई डैश। अब वापस से अगर आप वायर को लोड अनलोड करोगे, वेट लगाओगे निकाल लोगे, वेट लगाओगे निकाल लोगे, तो वायर विल गो बैक टू इट्स न्यू लेंथ, मतलब वायर इज स्टिल इलास्टिक, मतलब अभी आपको वापस स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए, लेकिन इस बार स्ट्रेट लाइन आपको ओई नहीं मिलेगा, यू विल गेट एसई। एसई क्यों? क्योंकि अब वायर का लेंथ परमानेंटली चेंज हो चुका है, और जो परमानेंट चेंज है, परमानेंट डिफॉर्मेशन है ओ एस, इसको हम लोग बोलते हैं सेट। तो मैंने यहां लिखा है ओ एस इज कॉल्ड एज सेट, परमानेंट डिफॉर्मेशन, परमानेंट चेंज इन द लेंथ ऑफ वायर, दैट इज ओ एस। गुड। अब तो आपको यहां तक तो समझ में आ गया कि ओई में क्या हो रहा है, ओई में स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। ओ से ई इज अ स्ट्रेट लाइन, मतलब हुक्स लॉ इज ओबेड। तो जैसे ही आपने इलास्टिक लिमिट क्रॉस किया, तो देन परमानेंटली वायर का लेंथ चेंज हो गया, तो यू हैव परमानेंट डिफॉर्मेशन, बट वायर स्टिल हैज इलास्टिक प्रॉपर्टी। तो ये जो रीजन है एस ई के लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब यहां पे, इस रीजन को आप बोलते हो इलास्टिक रीजन, क्योंकि इस रीजन में वायर इज स्टिल इलास्टिक इन नेचर, तो इस रीजन को हम बोलते हैं इलास्टिक रीजन। तो ये जो रीजन है, ये पूरा रीजन जो है, इट इज इलास्टिक रीजन। नाउ व्हाट हैपेंस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब होगा क्या, अब आपने स्ट्रेस को और बढ़ा दिया, मतलब अभी आपने न्यू इलास्टिक लिमिट जो था उससे भी ज्यादा स्ट्रेस कर दिया, तो क्या होता है, तो इस केस में ऐसा होता है कि आपने थोड़ा सा ही स्ट्रेस बढ़ाया, वेरी लिटिल, यू इंक्रीज वेरी लिटिल स्ट्रेस, बट स्ट्रेन गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो you have increased a very little amount of stress, but strain goes on increasing. It is just like मैंने 0.5 किलोग्राम की जगह पे मैंने 0.05 किलोग्राम, मतलब 50 ग्राम का मास लगा दिया मैंने। I have increased the stress load by a very small amount, but the increase in strain is too much. अब दिख रहा है ना आपको, दिखता है क्या यहाँ से, स्ट्रेस में ऑलमोस्ट कोई चेंज नहीं है, यू सी देयर इज ऑलमोस्ट नो चेंज इन द स्ट्रेस, बट स्ट्रेन देखो, स्ट्रेन कितना बढ़ गया, स्ट्रेन बहुत बढ़ गया, राइट। इसका मतलब इसको हम बोलते हैं द मटेरियल, द वायर इज फ्लोइंग लाइक प्लास्टिक, इट इज फ्लोइंग, नदी कैसे बहता है, तो विदाउट चेंज इन स्ट्रेस और विथ अ वेरी स्मॉल चेंज इन स्ट्रेस, स्ट्रेन इज इंक्रीजिंग, स्ट्रेन में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, आपने स्ट्रेस को ऑलमोस्ट चेंज नहीं किया, तो हम इसको बोलते हैं प्लास्टिक फ्लो। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द वायर इज फ्लोइंग लाइक अ प्लास्टिक फ्लो, राइट। ऐसा कब तक चलता रहेगा, ऐसा चलता रहेगा एक पॉइंट तक, यील्ड पॉइंट तक। अब यील्ड पॉइंट मैंने यहां पे बताया, यील्ड पॉइंट पे एग्जैक्टली होता क्या है, यील्ड पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, when you draw a tangent at yield point, that tangent is parallel to the strain axis. तो the wire is flowing मतलब स्ट्रेस, मतलब लोड हमने चेंज नहीं किया, लेकिन लेंथ अपने आप बढ़ते जा रहा है अब विदाउट चेंज इन लोड। तो at yield point, tangent to the point is parallel to strain axis. गुड, यहां तक आपको पता होना चाहिए। अब आगे इससे भी इंटरेस्टिंग चीज होगी, अब इसके आगे अगर देखोगे तो अब वापस क्या होगा, अब वापस ऐसा होगा दैट फिर आपने वापस स्ट्रेस बढ़ाया, देखो आपने ओ से ई में स्ट्रेस बढ़ाते गए थे,
आप O से E के बीच में स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाते गए, स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाते गए तो स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ती गई, स्ट्रेस बढ़ाया स्ट्रेन बढ़ गया, स्ट्रेस बढ़ाया स्ट्रेन बढ़ गया, गुड। फिर इलास्टिक लिमिट क्रॉस हुआ, स्ट्रेस स्मॉल अमाउंट से बढ़ाया लेकिन स्ट्रेन ज्यादा अमाउंट से बढ़ गया, गुड। न्यू इलास्टिक लिमिट आ गया ए डैश। इसके बाद ए डैश के बाद हमने लोड मतलब स्ट्रेस बढ़ाया ही नहीं है, अपने आप ही वायर का लेंथ बढ़ते गए, उसको बोलते हैं फ्लो। सो वायर इज फ्लोइंग लाइक अ प्लास्टिक। कब तक होगा? यील्ड पॉइंट तक होगा। अब यील्ड पॉइंट के बाद क्या होता है, दैट इज इंटरेस्टिंग। अब यील्ड पॉइंट तक आने के बाद अब अपने आप लेंथ चेंज नहीं होगा, अब वापस से आपको स्ट्रेस को इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब ई डैश से वाईपी पॉइंट तक, न्यू इलास्टिक लिमिट से यील्ड पॉइंट तक लेंथ अपने आप ही चेंज होता गया, हमने कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं डाला है, हमने कोई वेट नहीं बढ़ाया, हमने कोई लोड नहीं बढ़ाया वायर पे। बट आफ्टर यील्ड पॉइंट दिस विल स्टॉप। यील्ड पॉइंट के बाद वापस अगर आपको वायर का लेंथ इंक्रीज करना है तो अब लोड लगाना पड़ेगा आपको, अब स्ट्रेस इंक्रीज करना पड़ेगा। बट वेट अ मिनट, व्हाट हैपेंस इज, सही है, यू विल इंक्रीज स्ट्रेस, यू विल गेट इंक्रीज इन स्ट्रेन। तो आपने स्ट्रेस बढ़ा दिया तो स्ट्रेन बढ़ गया, लेकिन इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। पहले कैसा था? स्ट्रेट लाइन था, अभी स्ट्रेट लाइन है क्या? नहीं है। ओके, ये कब तक चलेगा? ये एंड तक चलेगा, एंड इज कॉल्ड एज नेक। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हैपेंस हियर। यील्ड पॉइंट से नेक के बीच में होता क्या है? यील्ड पॉइंट से नेक के बीच में क्या होता है? थिंक इन टर्म्स ऑफ वायर। ये हमारे पास वायर है, ये वायर था, थोड़ा थिक बता रहा हूं मैं, जानबूझ के थिक बता रहा हूं, इट इज ऑन इंटेंशन, आई एम शोइंग लिटिल थिक वायर, राइट। अब व्हाट विल हैपन, यील्ड पॉइंट के बाद जैसे ही आपने स्ट्रेस बढ़ाया, लोड बढ़ाया, तो वायर का लेंथ बढ़ते गया, मतलब चेंज इन लेंथ होता गया, यस। लेकिन ये चेंज इन लेंथ जो है, चेंज इन लेंथ इज देखो लेंथ चेंज हुआ तो डायमीटर कम होगा। अगर आपको याद होगा पॉइसन्स रेशियो, तो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ लेंथ चेंज नहीं होता है, डायमीटर कम होता है। तो यील्ड पॉइंट और नेक पॉइंट के बीच में आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, स्ट्रेस को इंक्रीज कर रहे हो, और एज आई टोल्ड यू, स्ट्रेस को इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है? स्ट्रेस को इंक्रीज करना तो लोड इंक्रीज करना, लोड इंक्रीज करना मतलब लेंथ इंक्रीज करना, मतलब डायामीटर या रेडियस को कम करते जाना। तो यील्ड पॉइंट और नेक पॉइंट के बीच में जैसे ही लोड बढ़ाओगे, लेंथ तो बढ़ेगा लेकिन डायमीटर कम होगा, और डायमीटर जो कम हो रहा है वो यूनिफॉर्मली कम हो रहा है। यूनिफॉर्मली कम मतलब हर जगह पे इक्वल अमाउंट से कम हो रहा है। मतलब यू सी, जितना डायामीटर में चेंज वायर के अपर पार्ट में है, उतना ही डायामीटर में चेंज वायर के लोअर पार्ट में है, उतना ही डायामीटर में चेंज हर जगह पे है। तो डायामीटर इज चेंजिंग बाय सेम अमाउंट बिटवीन यील्ड पॉइंट एंड नेक पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब क्या होगा? अब जैसे ही नेक पॉइंट आया, नेक पता है, नेक आपकी भी नेक होती है ना, नेक कैसे दिखता है आपका नेक? वहीं से आता है ये वर्ड, हाउ योर नेक लुक्स लाइक, समथिंग लाइक दिस, योर नेक लुक्स समथिंग लाइक दिस। नेक मतलब क्या होता है? नेक मतलब ऐसा एक पार्ट है जहां पे थिकनेस या डायामीटर बाकी पार्ट के कंपेरिजन में कम है, राइट। तो हम लोग बॉटल नेक भी बोलते हैं, क्योंकि बॉटल का भी नेक होता है। इफ आई हैव अ बॉटल आई विल शो यू, यस आई हैव अ बॉटल ओवर हियर। तो एज यू कैन सी हियर, ये बॉटल का नेक है, ऊपर का पार्ट देखो, नीचे का पार्ट थिक है, ऊपर का पार्ट थिन है। तो यील्ड पॉइंट से नेक पॉइंट तक क्या होता है? यील्ड पॉइंट से नेक पॉइंट तक आपका वायर का लेंथ बढ़ते गया, डायामीटर इक्वली कम होते गया, हर जगह पे इक्वली कम होते गया। लेकिन जैसे ही नेक पॉइंट आया, अब नेक पॉइंट के बाद, नेक पॉइंट पे होता क्या है? नेक पॉइंट पे होता है लोकल थिनिंग। व्हाट डू यू मीन बाय लोकल थिनिंग? ऐसा है कि देयर आर सम पार्ट्स
of the wire, there are some parts of the wire जहां पे रेडियस में, थिकनेस में, डायामीटर में ज्यादा चेंज हुआ कंपेयर टू अदर पार्ट्स। नेक मतलब क्या? क्रैक आना, क्रैक। तो नेक पॉइंट मतलब दिस इज अ पॉइंट वेयर द वायर स्टार्ट्स थिनिंग आउट लोकली। थिनिंग आउट लोकली मतलब वायर में कुछ ऐसा रीजन आ गया जहां पे डायमीटर बहुत कम हो गया और बाकी जगह पे ज्यादा है, तो इसको बोलेंगे नेक। तो नेक मतलब वायर स्टार्ट्स थिनिंग आउट लोकली, ऐसे कुछ रीजन है जहां पे डायमीटर बहुत कम हो गया है कंपेयर टू अदर रीजन्स। एंड वेरी ऑब्वियस, दिस मीन्स द वायर हैज स्टार्टेड क्रिएटिंग क्रैक्स। अब इसके बाद अगर आप लोड को और बढ़ाते हो, मतलब आपने और नीचे, वायर के नीचे और फोर्स लगा दिया, तो लॉजिकल है और लोड लगाओ, क्या होगा? गया वायर, टूट गया, तो वायर विल ब्रेक। तो हियर यू विल हैव अ ब्रेकिंग पॉइंट बी। गुड। तो हमको क्या लगता है? ओ, हम वायर को खींचते गए, वायर सडनली टूट गया। सडनली नहीं टूटता है वो, पहले इलास्टिक लिमिट तक it behaves like it is a straight line. Stress strain curve is a straight line. Good. फिर आपने इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर दिया, फिर वहां बोलता है चलो ठीक है, क्रॉस कर दिया तो कर दिया, अब मेरा नया लेंथ है, ओके, आई हैव अ न्यू इलास्टिक लिमिट ई डैश, बट आई एम स्टिल इलास्टिक। मैं अभी भी इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करने वाला हूँ। लेकिन फिर आपने न्यू इलास्टिक लिमिट भी क्रॉस कर दिया, तो फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन द लोड, मतलब स्ट्रेस, there is large change in strain, या फिर for almost no change, आपने स्ट्रेस बढ़ाया ही नहीं, स्ट्रेन बढ़ते गया है यील्ड पॉइंट तक। फिर यील्ड पॉइंट पे आपने वापस से लोड लगाना चालू किया, मतलब ई डैश से वाईपी तक हमने लोड लगाया नहीं, अपने आप ही लेंथ बढ़ते गया। फिर वाईपी से नेक तक व्हाट यू आर डूइंग इज, आप वापस से लोड लगा रहे हो, वायर पे लोड बढ़ाते जा रहे हो। वायर पे लोड बढ़ाना मतलब वायर का लेंथ इंक्रीज करना, मतलब डायमीटर मतलब थिकनेस कम करना। तो वाईपी से नेक पॉइंट तक लेंथ बढ़ेगा, डायमीटर हर जगह पे इक्वली चेंज होगा, इक्वली चेंज होगा हर जगह पे। लेकिन नेक पॉइंट आया, मतलब ये अभी ये लास्ट वार्निंग है, दिस इज द लास्ट वार्निंग। पहला वार्निंग यहाँ ई डैश पे मिल गया था, उससे पहले ई पे मिल गया था, फिर वार्निंग था ई डैश पे, फिर अभी नेक पॉइंट पे लास्ट वार्निंग है कि अब इससे ज्यादा लोड बढ़ाया तो लोकल थिनिंग चालू हो जाता है, मतलब वायर का डायमीटर किसी एक जगह पे बहुत ही कम हो गया है, अब इससे ज्यादा लोड लगाओगे तो वायर विल ब्रेक। गुड। तो दिस इज व्हाट यू नो, तो दिस इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व या फिर बिहेवियर ऑफ मेटल वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। गुड। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। अब ऐसा है कि वी कैन बेसिकली क्लासिफाई मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आल्सो। हम मटेरियल्स को भी क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो पहले टाइप का मटेरियल है ब्रिटल। ब्रिटल ये सुना होगा आपने, ग्लास इज ब्रिटल। आप कुछ मंगवाते हो, अगर सपोज आपने कुछ मंगवाया, ऑनलाइन मंगवाया कहीं से, कुछ कांच का अगर आपने मंगवा लिया, ग्लास का, उस पर लिखा होता है ना ब्रिटल, हैंडल विथ केयर। ओके, तो देयर आर मटेरियल्स व्हिच आर कॉल्ड एज ब्रिटल। इनका क्या होता है, इनका इलास्टिक लिमिट आने से पहले ही टूट जाता है वो। फॉर एग्जांपल ग्लास, आई डोंट हैव ग्लास हियर एंड आई डोंट वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क आल्सो। नहीं तो मैं ग्लास पे फोर्स लगाने गया, ग्लास तो टूट गया, मुझे लग जाएगा, सो आई विल नॉट डू दैट। बट एनीवेज, चॉक, पेंसिल, प्लास्टिक का स्केल, या फिर यू हैव ग्लास, तो सच मटेरियल्स ब्रेक इवन बिफोर इलास्टिक लिमिट इज रीच्ड। इलास्टिक लिमिट आने से पहले ही टूट गया, सच मटेरियल्स आर कॉल्ड एज ब्रिटल। ओके, materials which break, materials which break even before elastic limit is reached, दूसरा टाइप का मटेरियल डक्टाइल है।
डक्टाइल मटेरियल मतलब मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम या फिर आयरन, तो आपको पता होगा कॉपर, सच मेटल वायर्स ये टूटने से पहले बहुत ज्यादा इनका लेंथ चेंज होता है, और उनका जो प्लास्टिक फ्लो रीजन होता है ना, यू नो प्लास्टिक फ्लो रीजन, मैंने अभी बताया प्लास्टिक फ्लो रीजन। तो ऐसे मटेरियल जिसमें प्लास्टिक फ्लो रीजन बड़ा होता है और ये जल्दी टूटते नहीं है, मेटल वायर्स डू नॉट ब्रेक वेरी इजीली, ओके। तो व्हाई? बिकॉज दे हैव अ बिग प्लास्टिक रीजन। तो उनका जो प्लास्टिक रीजन होता है इट इज क्वाइट बिग। तो उनका ग्राफ कैसे होगा मैं बता देता हूँ। आई विल शो यू द ग्राफ ऑल्सो। आई विल शो यू द ग्राफ ऑफ दोस मटेरियल्स। तो इन दिस केस व्हाट हैपेंस इज, इनका जो प्लास्टिक रीजन है ना इट इज क्वाइट बिग। तो प्लास्टिक फ्लो रीजन इज वेरी बिग। फिर उसके बाद आता है यील्ड पॉइंट, उसके बाद आता है नेक, सो ऑन सो फोर्थ। तो such materials are called as ductile. So ductile materials are materials like aluminum, copper, iron, which have a large plastic region. मैं अभी in short लिख रहा हूँ, notes में मिल जाएगा। Materials या metals basically like aluminum, copper और कौन सा iron, etc. have large plastic flow region. Plastic flow region. They elongate large values before breaking. तो ब्रेक होने से पहले इनका लेंथ बहुत बढ़ जाता है। इमेजिन 10 मीटर का ओरिजिनल वायर होगा, तो टूटने से पहले इनका लेंथ कैन आल्सो बी लाइक 15 मीटर, 16 मीटर, 17 मीटर, मतलब चेंज इन लेंथ इज मोर देन 50%। इतना ज्यादा एक्सटेंड होता है ये। ओरिजिनल लेंथ कितना था 10 मीटर, और टूटने से पहले 16, 17, 18 मीटर भी होता है, मतलब दे elongate really large। तो चेंज इन लेंथ इज क्वाइट लार्ज, इसको आप बोलते हो डक्टाइल, ओके। देन यू हैव तीसरा टाइप का नाम है मैलिएबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैलिएबल? मैलिएबल मतलब मेटल्स लाइक गोल्ड, मेटल्स लाइक सिल्वर, जिसको आप हैमरिंग करके थिन शीट बना सकते हो। आयन का नहीं बना सकते, टूट जाएगा वो। थिन शीट की बात कर रहा हूँ। आप बोलोगे नहीं आयन की रॉड को तो हम हथौड़ा, तो हैमर मतलब खुद ही आयन से बनाते हैं, आई अंडरस्टैंड, बट हम थिन शीट की बात कर रहे हैं, थिन पेपर लाइक शीट। तो ऐसे मेटल्स जिसको आप हैमरिंग करके थिन शीट बना सकते हो आर कॉल्ड एज मैलिएबल। तो मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, एक्सेट्रा, metals like gold, silver, etc., which can be hammered into thin sheets, are malleable, are known as malleable substances. Malleable substances. Then the next type you have is elastomer. इलास्टोमर मतलब बेसिकली इलास्टिक है, रबर है, यू नो। अगर आपके पास एक वायर है जो रबर का बना हुआ है, अगर उसका ओरिजिनल लेंथ 10 मीटर है, तो टूटने से मैं पहले उसका लेंथ 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर भी जा सकता है, मतलब 5 to 6 टाइम्स। ओरिजिनल लेंथ कितना था 10 मीटर। अगर ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर होता, तो 1 मीटर ओरिजिनल लेंथ होता, तो टूटने से पहले वो 6-7 मीटर तक इलोंगेट होगा। दे हैव अ वेरी लार्ज इलास्टिक रीजन। तो इलास्टोमर्स हैव
very large elastic region. So materials like rubber which elongate many times, 5 to 6 times of original length before breaking are known as elastomers. They have a very large elastic region. ओके, लेकिन एक प्रॉब्लम है, इनका जो इलास्टिक रीजन है ना वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता, तो इट इज नॉट लाइक मेटल्स। तो अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ प्लॉट करोगे तो इलास्टिक तो है, दे आर रियली इलास्टिक, बट इलास्टिक रीजन इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज नॉट लाइक मेटल्स। तो हुआ क्या, स्ट्रेस बढ़ाते गए, स्ट्रेन बढ़ते गया, दिस इज व्हाट यू गेट, राइट। और आपने लोड बढ़ाते गए, लेंथ बढ़ते गया, और आपने लोड निकाल दिया, लोड सडनली निकाल दिया। ओके, तो क्या होगा रबर के केस में, और रबर भी एक स्पेशल टाइप का रबर, उसको हम बोलते हैं बेसिकली, इफ यू हैव हर्ड, वल्कनाइज्ड रबर। अगर आप कभी टायर की दुकान पे गए होंगे ना तो वहां लिखा होता है वल्कनाइज्ड रबर। तो रबर क्या है पहले तो समझ लो, इलास्टोमर है, रबर फॉर इलास्टोमर्स। इनका जल्दी टूटते नहीं है, ये टूटने से पहले 5 से 6 टाइम इनका लेंथ बढ़ सकता है, राइट। इनका इलास्टिक रीजन बहुत बड़ा है, देखा ना इलास्टिक रीजन, ये इलास्टिक रीजन है और ये प्लास्टिक रीजन है। तो रबर जैसा जो मटेरियल होता है उसका इलास्टिक रीजन बहुत बड़ा होता है, राइट। बट एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि when you increase stress strain graph is not a straight line। और एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम नहीं, प्रॉपर्टी है बेसिकली, और एक प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी इज, आप लोड बढ़ाते गए, लेंथ चेंज होता गया, लोड बढ़ाते गए, लेंथ चेंज होता गया। और अगर रबर में भी वल्कनाइज्ड रबर होगा, तो वल्कनाइज्ड रबर जैसे ही आपने लोड हटा दिया, मान लो आपने लोड हटा दिया, वायर पे से लोड ही रिमूव कर दिया, तो इंस्टेंटली वायर अपने ओरिजिनल लेंथ पे वापस नहीं आता है, आता जरूर है लेकिन इंस्टेंटली नहीं आता, इट टेक्स टाइम। और जब वो आता है तो इट कम्स समथिंग लाइक दिस, मतलब सेम पाथ से वापस नहीं आएगा, ऐसा आएगा। तो एक लूप शेप बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टेरेसिस, इलास्टिक हिस्टेरेसिस, इलास्टिक हिस्टेरेसिस। तो इलास्टोमर लाइक वल्कनाइज्ड रबर आर मटेरियल्स सच दैट जैसे ही आपने लोड हटा दिया, द मटेरियल डज नॉट गो बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ इंस्टेंटली। आएगा, ओरिजिनल लेंथ पे आएगा, लेकिन इंस्टेंटली नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। तो इस केस में जब आप लोड बढ़ा रहे हो और जब आप लोड रिलीज कर रहे हो तो पाथ अलग अलग है, तो एक लूप जैसा बनता है जिसको बोलते हो हिस्टेरेसिस लूप, और इसको बोलते हैं इलास्टिक हिस्टेरेसिस। गुड गुड, सो दैट इज द एंड ऑफ थ्योरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। एक लास्ट क्वेश्चन जो हमारा रह गया था, बाय मिस्टेक रह गया था, उसको कर लेते हैं कंप्लीट। व्हाट इज द स्ट्रेस इन अ वायर विच इज 50 मीटर लॉन्ग? तो आपको गिवन पैरामीटर में दिया है लेंथ, लेंथ ऑफ द वायर इज 50 मीटर and area of cross section is 0.01 centimeter square। 0.01 मतलब 10 power minus 2, 1 सेंटीमीटर is 10 power minus 2 मीटर, और उसका स्क्वायर तो आ जाएगा 10 power minus 2 minus 4 minus 6 मीटर स्क्वायर। तो यू हैव 10 power minus 6 मीटर स्क्वायर, राइट।
आपको क्या पूछा है और आप ऊपर से बोला है इफ द वायर बियर्स अ लोड ऑफ, मतलब लोड आपको पता होगा ना, मतलब फोर्स, मतलब क्या, mg, 100 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, 10 नहीं, 10 नहीं, 9.8 लेना पड़ेगा हमको, बोला नहीं है तो 9.8 ले लो, 9.8 मतलब फोर्स कितना है, 98 न्यूटन का है। और आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है, स्ट्रेस, जोक 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 जोक, फॉर्मूला आपको पता ही होता है इसका, व्हाट इज द फॉर्मूला, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। पता है आपको फोर्स कितना है, यस, फोर्स कितना है 98 न्यूटन, एरिया कितना है 10 पावर माइनस 6, 10 पावर माइनस 6, ये ऊपर जाएगा तो स्ट्रेस इज इक्वल टू 98 इंटू 10 पावर प्लस 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसा आपको आंसर मिलना चाहिए। 9.8 इंटू 10 पावर 8 दिया है तो मे बी समथिंग समवेयर आई हैव डन मिस्टेक, 100 और 9.8, oh yes, this is 980 newton, sorry, this is 980 न्यूटन, तो ये 980, तो ये 980, ये 980, तो ये 980 करेक्ट है। अब 9.8 इंटू 10 पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इजी क्वेश्चन था, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। We'll stop here.